वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 14 मई 2021 और 14 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में होती है, तो बिहार के सभी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को जाकर देखिए। अगर आप यहाँ पे पहली बार इस चैनल पर विजिट किया तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का वीडियो वहां पर अपलोड है। जनवरी 2020 से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स का वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप जाके वहां से वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 माह के 2021 वाला करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। 2020 वाला भी लिंक होगा, आप वहां से भी अगर आपको जरूरी है तो वो भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते यहाँ पर। पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया। जो लोग यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको पता होगा और इनसे रिलेटेड मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितनी सारे फैक्ट होंगे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखिए। जब आप चीजों को लिखते हैं तो आपको लंबे समय तक के लिए याद रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और मई माह का पहला रविवार विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये मई माह का दूसरा शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष ये 8 मई को पड़ा है, ये ध्यान रखेगा। 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया है। जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा जो भी इंपॉर्टेंट मतलब तिथियां होगी या दिवस होगी वो सभी चीजों को यहाँ पे मैं अपडेट करता चलूंगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए पहला प्रश्न है कि कोरोना संक्रमण के काल में हाल ही में बिहार में किस बीमारी ने दस्तक दे दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्लैक फंगस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये भी हाल ही में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ब्लैक फंगस। कोरोना संक्रमण के काल में हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दिया है। हाल ही में पटना के इसके 5 मरीजों की पुष्टि हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और ये एक प्रकार का घातक बीमारी है और एक जानलेवा बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा। और ये अधिकतर उन लोगों को हो सकता है जो कि डायबिटीज के शिकार हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लैक फंगस के बारे में ये सारी चीज आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को पुनः देख लेते हैं। जब आप चीजों को बार बार देखते हैं तो ये आपको याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मैं यहाँ पे बार बार आप लोगों के सामने यहाँ पे इसे दोहराता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी की बात किया जाता है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की जो सीमा है ये 3 राज्यों को मतलब की सीमा साझा करते हैं, 3 राज्यों के साथ में, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि नेपाल के साथ साझा होती है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार की राजधानी है पटना। अभी वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान। मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार। राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। अभी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में कितनी बार शपथ ले चुके हैं? अगर आपको इसके बारे में पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में डिटेल में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे मैंने बताया कि राजकीय पक्षी जो बिहार का ये गौरैया है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। उसके बाद है राजकीय पशु, ये है बैल। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। प्रथम राजभाषा हिंदी, द्वितीय राजभाषा उर्दू। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। विधान परिषद की 75 सीटें। जब ये बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कि बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस समय बिहार में सम्मिलित बिहार में यहाँ पर 96 सीटें थी विधान परिषद की, ये ध्यान रखना है। विधानसभा की अभी वर्तमान में 243 सीट है। राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में प्रमुख लोक नृत्य जो है ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पटना के विभिन्न इलाकों में जलस्तर कितना फीट नीचे खिसक गया है?
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 फीट नीचे खिसक गया है। अब इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना में भूगर्भ जलस्तर पिछले वर्ष की तुलना में 10 फीट नीचे खिसक गया है। पिछले वर्ष 2020 में पटना के इन इलाकों का जलस्तर 55 फीट था, जबकि 2021 में यह 60 से 65 फीट चले गया है, यानी कि 10 फीट का मतलब यहाँ पे गिरावट देखा गया है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, पानी का जो दुरुपयोग होता है उसी का ये परिणाम है। जितना मतलब कि जरूरी हो उतनी ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अभी न्यूज में कितना सारा आता रहता है कि पूरे दुनिया में पानी की किल्लत हो रही है। बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ पे पानी एकदम से खत्म हो चुका है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन शहर जो है, वहाँ पे आने वाले समय में पानी पूरी तरह से मतलब खत्म हो जाएगा। एक बूंद के पानी मतलब वहाँ के लोग तरसेंगे एक बूंद पानी के लिए। तो पानी का जितना जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में हो ना हो कि बिहार में भी पानी की किल्लत देखने को मिले। तो इस चीज़ का मतलब ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल तौर पे बिता सकेगी। तो इतनी सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न, हाल ही में बिहार के कितने जिलों में लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 38 जिलों में। बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिलों में लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण हाल ही में पुनः लॉकडाउन लगाया गया था और लॉकडाउन के बाद बिहार के सभी 38 जिलों में सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। यहाँ पर कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है पहले से कम हुआ है और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो वर्तमान में पटना में एक्टिव केस की संख्या जो है ये पटना में नहीं बल्कि बिहार में, पूरे बिहार में जो एक्टिव केस की संख्या ये 99,623 है। अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये सरकारी रिपोर्ट के आंकड़े हैं, तो उसके अनुसार 99,623 एक्टिव केस है बिहार में। चलिए, चौथा प्रश्न है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण राजधानी पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। गांधी मैदान में कब से ईद की नमाज पढ़ी जाती आ रही है, ये है प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और इस प्रश्न की अगर सही उत्तर की बात किया जाए तो इसका सही जो उत्तर होगा ये 1925 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 1925 से यहाँ पर गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ी जाती आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं कि ईद की नमाज को लेकर इस बार भी बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि ये पिछले वर्ष भी ये मतलब इस पर रोक लगाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इस वर्ष भी गांधी मैदान पटना में ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। राजधानी पटना के मैदान में 1925 से ईद की नमाज पढ़ी जाती आ रही है और सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही नमाज पढ़े और सामाजिक दूरी बनाए रखे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 1925 से यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ना मतलब प्रारंभ किया गया था और ये मतलब कि लगातार ये हर साल पढ़ा जाता रहा, लेकिन 2020 में ये पहली बार मतलब इस पर रोक लगाया गया था और लगातार ये दूसरी बार है 2021 का जहां पे मतलब गांधी मैदान में ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें ध्यान रखना है आपको। चलिए, पांचवा प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर किस राज्य में बिहार के मजदूरों को मजदूरी मिली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में ये डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में काम कर रहे मधेपुरा जिले के मजदूरों को मजदूरी दी गई थी। दरअसल काम किए जाने के बावजूद भी इन मजदूरों को इनकी मजदूरी नहीं दिया गया था, जिस वजह से मुख्यमंत्री को इन्होंने चिट्ठी लिखा और मदद की अपील की थी और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश जारी किया और मतलब इसमें इसको मतलब कि मजदूरी दिया गया इन लोगों को, जो कि मतलब यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में ये काम कर रहे थे। वहां पर जो ठेकेदार था उन्होंने इनका मजदूरी नहीं दिया था। तो ये सारा माजरा है जो कि मतलब कि नीतीश कुमार के निर्देश के बाद ये मतलब पूरा सॉल्व हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक चर्चा किया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ये ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी है, एक है ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात किया जाए तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, जबकि शीतकालीन राजधानी की बात किया जाए तो धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये मैप में हिमाचल प्रदेश की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है और दूसरी राजधानी मैंने आपको बताया अभी ये धर्मशाला है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर शिमला है। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 55,673 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का, जो कि बिहार के क्षेत्रफल से बहुत कम है। और यहाँ पे जिलों की बात किया जाए तो 55 जिले, राजभाषा यहाँ की हिंदी है। इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। विधानसभा के 68 सीटें और राज्यसभा के 3 सीटें तथा लोकसभा की 4 सीटें। यहाँ का उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए, छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन को चेताया है कि हम स्वतंत्र व संप्रभु देश हैं, विदेश नीति का फैसला हम खुद करेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये माजरा क्या है इसे आपको मैं बता दूं। तो हाल ही में बांग्लादेश ने चीन को चेताया है कि हम स्वतंत्र व संप्रभु देश हैं, विदेश नीति का फैसला हम खुद ही करेंगे। दरअसल कहानी क्या है? तो दरअसल अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड संगठन में शामिल होने की संभावना को लेकर चीन ने बांग्लादेश को चेतावनी दी थी और फिर बांग्लादेश ने
चीन को इसका जवाब दिया था, कहा कि गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए हम इसका फैसला खुद लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये भी हाल ही में बांग्लादेश ने चीन को चेताया है और कहा है कि हम स्वतंत्र व संप्रभु हैं और विदेश नीति पर हम फैसला खुद ही लेंगे, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वर्तमान में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर SK अब्दुल मोमेन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको पुनः दे दूं, देखिए यहाँ पर हमारे पेड ग्रुप में जितने भी सारे PDF सेंड होते हैं, उन PDF को कोई आदमी, कोई बंदा है जो कि मतलब गलत तरीके से उसे सेल कर रहा है, उसका कीमत आप लोगों से डिमांड किया जाता है 1500 रुपया, जबकि हमारे PDF का जो कीमत होता है 399 होता है। आप सभी जानते हैं PDF की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो बंदा 399 नहीं बल्कि 1500 में सेल कर रहा है। तो अगर आपसे कोई 1500 रुपया का डिमांड करता है तो इस चीज से आप बचेगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर ही सारी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पर मिलेगी। 1500 रुपया का डिमांड कहीं से भी किया जाता है तो आप उस चीज से बचिए, ये हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमारे द्वारा यहाँ पे 399 ये अवेलेबल कराया जाता है। हालांकि अभी ईद के अवसर पर ऑफर आया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 299 में आपको तमाम PDF आपको अवेलेबल कराया जाता है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात है क्वाड देश की। तो क्वाड देश आखिर क्या है? तो क्वाड देश में क्वाड का आप अर्थ याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समझौता है और मूल तौर पर यह इंडो पैसिफिक स्तर पर काम कर रहा है ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार आसान हो सके। लेकिन अब यह व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि शांति संतुलन बनाया रखा जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी क्वाड देशों से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, इनमें 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, ये ध्यान रखेगा। और इसका जो फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न के बन सकते हैं। अब यहाँ पे बात आई थी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय ध्वज है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण जम्बू द्वीप का एक राष्ट्र है और इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई थी जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया था, ये ध्यान रखेगा। बांग्लादेश दुनिया में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसका जो राष्ट्रगान है ये अमार सोनार बांग्ला है। यहाँ की जो राजधानी है ढाका है, जो कि यहाँ का बांग्लादेश का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा, ये बांग्ला है। यहाँ के प्रमुख धर्म की बात किया जाए तो 90.5% जो यहाँ के धर्म है, यहाँ पे मुस्लिम धर्म है जो कि राष्ट्रीय धर्म है। इसके अलावा हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तथा ईसाई धर्म आंशिक तौर पर यहाँ पे है, ये ध्यान रखेगा। यहाँ की जो वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, और यहाँ की जो मुद्रा है, ये काफी ज्यादा प्रश्न मतलब कि पूछे गए एग्जाम में कई बार, तो इसका यहाँ का जो मुद्रा है ये है टका। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पेड ग्रुप के बारे में आपको बता दूं। अगर आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर बैठे 67वीं BPSC प्राइमरी परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ पर आप जो इस मतलब कि यहाँ पे स्लाइड में जितनी सारी चीजें देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, बिहार जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ पे बहुत सारे PDF हैं जो कि आपको यहाँ पर इस ग्रुप में मिलते हैं। बेसिकली ये 3 जो है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 की यहाँ पे तैयारी आपकी काफी अच्छी तरीके से हो जाएगी। टेस्ट सीरीज में आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगा, क्वालिटी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी हम आपको करवाएंगे, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। करंट अफेयर्स आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिहार जीके का आपको 2 वॉल्यूम PDF मिलेगा जो कि आपको एग्जाम के लिए आपके सफिशियंट है, आपको कहीं से भी बिहार जीके दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप में मैसेज करेंगे, यहाँ पर आपको pre-21 लिख के मैसेज करना है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है, लेकिन हालांकि अभी ये डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पे 299 में आप अभी इसे परचेज कर सकते हैं। ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो वैलिडिटी डेट है ये 31 दिसंबर 2021 है। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो ऑफर है ये 12 मई से लेकर के 15 मई तक है, ये ध्यान रखिएगा, 12 से लेकर 15 मई तक है, ईद के अवसर पर। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न, हाल ही में इजराइल और किस देश के बीच शुरू हुआ विवाद अब जंग का रूप ले लिया है? इजराइल और किस देश के बीच शुरू हुआ विवाद अब जंग का रूप ले लिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फिलिस्तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में ये डिटेल में जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की शुरुआत यहूदियों के अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष से हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। दरअसल इजराइल पूरी यरूशलेम को अपनी सर्वकालिक और अविभाजित राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन ने इसके पूर्वी हिस्से को अपने राष्ट्र की राजधानी के रूप में स्थापित करना चाहता है। यही मतलब कि झगड़े का जड़ है और यहीं से मतलब ये विवाद उत्पन्न हुआ और यहाँ पे ये जंग का रूप ले लिया। हालांकि ये विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब इसमें और भी बहुत सारी मतलब की कहानियां हैं, बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे मुख्य जो इसका मतलब कि ये है, ये यही है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि दरअसल इजराइल का जो मतलब यरूशलेम है, तो इजराइल जो है ये यरूशलेम को अपनी मतलब की सर्वकालिक और अविभाजित राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन जो है इसका पूर्वी हिस्सा है कि यरूशलेम का पूर्वी हिस्से को अपने राष्ट्र की राजधानी के रूप में स्थापित करना चाहता है। यही विवाद की जड़ है, ये ध्यान रखेगा।
और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है, ये भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इस विवाद में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के पक्ष में अपना समर्थन दिया और उन्होंने ट्वीट करके इजराइल के अत्याचारों की निंदा की है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत किस स्थान पर बरकरार है? ये भी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत नंबर 1 पर है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ये नंबर 1 पर है। इसके बारे में ये डिटेल बता दूं कि हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के वार्षिक अपडेट के बाद भारत नंबर 1 के पायदान पर बरकरार है और इस सूची में भारत 121 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर 120 अंक के साथ न्यूजीलैंड तथा न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर 109 अंक के साथ इंग्लैंड और चौथे स्थान पर 108 अंक के साथ ऑस्ट्रेलिया, जबकि 5वें स्थान पर 94 अंक के साथ पाकिस्तान और इस सूची में जिम्बाब्वे 35 अंक के साथ 10वें और अंतिम स्थान पर है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर 121 पॉइंट के साथ भारत है, दूसरे स्थान पर जो 120 अंक के साथ है ये न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर 109 पॉइंट के साथ इंग्लैंड है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत पहले और न्यूजीलैंड तथा इंग्लैंड दूसरे तीसरे हैं। और पाकिस्तान का भी आपको याद रखना है, पाकिस्तान 94 अंक के साथ ये 5वें स्थान पर, ये ध्यान रखना है। और सबसे अंतिम में जिम्बाब्वे, तो ये ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे बात आई है आईसीसी की, तो यहाँ पर आईसीसी से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, आईसीसी में जो इसका फुल फॉर्म होता है ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है और इसका सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका जो मोटो है ये अच्छाई के लिए क्रिकेट है। इसका स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके सदस्य देशों की अगर बात करें तो 104 देश यहाँ पे सदस्य हैं, ये ध्यान रखिएगा, 104 इसके सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा जो यहाँ की है ये अंग्रेजी है। यहाँ के वर्तमान में यानी कि आईसीसी के वर्तमान जो चेयरमैन है ये ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं और सीईओ है मनु साहनी जो कि भारत के हैं। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आईसीसी से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है? यानी कि बीपीएल परिवारों को 5-5 हजार की राशि देने का फैसला किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि देने का फैसला किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा सरकार के द्वारा यह भी फैसला लिया गया है। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में हरियाणा की स्थिति है। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है और इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान रहा था। जब आप इतिहास पढ़ते होंगे, प्राचीन इतिहास, तो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में इसका बहुत जिक्र होता है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यह भारत के अमीर राज्यों में से एक है। हालांकि सबसे समृद्ध और अमीर राज्य है ये महाराष्ट्र है, ये ध्यान रखिएगा। और आगे है कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे अधिक धनी राज्य है, ये ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त भारत में सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में है। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पति हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़ है, इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ा शहर जो यहाँ का है ये फरीदाबाद है। यहाँ का क्षेत्रफल जो है ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 22 जिले यहाँ पर हैं। राज्यपाल अभी वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को हरियाणा से संबंधित आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे बढ़ते अगले प्रश्न पे। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9.3% कर दिया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान 9.3% कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, आपको 9.3% किया गया है रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने जोस जे कट्टूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ये नाम आप याद रखिएगा, जोस जे कट्टूर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। और आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है जोस जे कट्टूर। और इससे पहले ये जोस जे कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अभी हाल ही में ये जोस जे कट्टूर कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। बात आई है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई की। तो आरबीआई से संबंधित चीजों को देख लेते हैं।
आरबीआई मतलब कि जो है ये भारत का जो बैंकों का बैंक है, इसे मतलब बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में कि भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जैसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई यानी कि मुंबई स्थानांतरित किया गया। और आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से मतलब प्रश्न बने हैं कई बार, ये ध्यान रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये ताड़ का पेड़ और बाघ है। आप जो यहाँ पर इस लोगो में देख रहे हैं, इस इमेज में देख रहे हैं, यही आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। ताड़ का पेड़ और बाघ इसका प्रतीक चिन्ह है। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। अभी वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कि उर्जित पटेल की जगह पर है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को यहाँ से आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में किस महान व्यक्ति के निजी सचिव रहे वी कल्याणम का हाल ही में निधन हो गया है। इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में दिया था। जितनी भी सारी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा, ठीक है। तो कमेंट करके इसके बारे में आप चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पेड ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे देख रहे हैं, इसी नंबर पर आपको मैसेज करना है pre21 लिख के। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।